तो आज का टॉपिक हमारा है स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन। किसी को आइडिया है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है? कभी सुना हो? डिफ्लेक्शन वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा, कि भाई वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप से डेविएट हो जाना। जैसे ये कोई बीम है, आपने लोडिंग लगाई, ये इसकी बेंडिंग हो गई, इसकी बेंडिंग हो गई। ये जो डिफ्लेक्शन है ओरिजिनल शेप से, ओरिजिनल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन डेल्टा। इस पॉइंट के लिए ये डिफ्लेक्शन है, इस पॉइंट के लिए ये है, इस पॉइंट के लिए सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ये है, मतलब ओरिजिनल शेप से डेविएट ये हो गया। सपोर्ट नीचे ऊपर होगा? नहीं होगा। सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन, इनिशियल बीम का शेप ये होता है, आपने लोड लगाया, ये बन गया। क्या हुआ? बेंडिंग की वजह से हुआ, बेंडिंग हुई है इसमें इसलिए हो गया। हम हमेशा न्यूट्रल एक्सिस या मिड पॉइंट पे ही ऑब्जर्व करते हैं जब भी बीम की बात होती है, क्योंकि वो ना तो ऊपर वाली फाइबर पे देखनी है, ना नीचे वाली मीडियम फाइबर पे देखनी है, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है, जिसको बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है ऐसा, तो न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे जो शेप बनी थी वही हमारी इलास्टिक कर्व या इलास्टिक शेप कहलाती है, उसी पे ही डिफ्लेक्शन देखते हैं। क्योंकि जैसे आप डिफ्लेक्शन देखो, सपोज ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, थिकनेस की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप रिपोर्ट कौन सा करोगे? आप रिपोर्ट करोगे जो न्यूट्रल एक्सिस पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। और स्लोप क्या होती है? स्लोप इज एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द एंगल। डिफ्लेक्शन आपको बता दिया, आप स्लोप क्या है? स्लोप is at any section is of the beam is the angle which the tangent समझ में आता है? टेंजेंट समझ में आता है कि किसी पॉइंट को टच करती हुई लाइन जाती हुई, उसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज इट मेजर्स इन रेडियन और इट इज डिनोटेड बाय थीटा। आप डिग्री में भी कर सकते हो, रेडियन में भी कर सकते हो। क्या होता है? ये डिफ्लेक्टेड शेप है, आपने यहाँ पे इसकी टेंजेंट खींची। टेंजेंट मतलब लाइन टच करती हुई जाती है, ये जो जा रही है ये टेंजेंट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल है थीटा, ये स्लोप है। ठीक है, स्लोप। वाई जो है, वाई डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन क्या है? ओरिजिनल शेप से वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेरिएशन है, जो डिफ्लेक्शन है, जो चेंज इन शेप की वजह से डिस्टेंस आया, वो आपका डिफ्लेक्शन है। जैसे यहाँ पे ये वाई है, यहाँ पे ये होगा। इसमें आप इन जनरल क्या कह सकते हो? डिफ्लेक्शन जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। स्लोप क्या है? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेरिएशन, एंगुलर चेंज इन शेप। पहले हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई भी लाइन टेंजेंट खींचो, टेंजेंट यही आएगी। ये टेंजेंट आएगी, टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी जब तक कोई लोडिंग नहीं है, तो एंगल आपका जीरो। जैसे आपने लोड लगाया, बेंड हुआ, बेंड की वजह से आपकी शेप ऐसे बनी, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचो, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट पे देखोगे तो टेंजेंट एकदम हॉरिजॉन्टल आ रही होगी, आ जाएगी। सिंपली सपोर्टेड के केस में यहाँ पे खींचोगे तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्लोप जीरो होगी। सिंपली सपोर्टेड के केस में सपोर्ट के लोड के नीचे पॉइंट लोड की बात करें तो वहाँ पे स्लोप जीरो आती है। और मैक्सिमम कहाँ पे आएगी? सपोर्ट पे। स्लोप मैक्सिमम सपोर्ट पे आती है इन सबकी सपोर्टेड बीम, और जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम आता है मिड पॉइंट पे। ठीक है। अब
हमने ये तो देख लिया कि स्लोप क्या होती है, डिफ्लेक्शन क्या होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टडीइंग स्लोप और डिफ्लेक्शन। हम तो स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमने इससे पहले वाला चैप्टर देखा, उससे फर्स्ट चैप्टर देखा, स्ट्रेस निकाली, स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस के लिमिट में रखी, हम कहते हैं हमारा बीम डिजाइन हो गया है, सेफ है। तो ये डिफ्लेक्शन और स्लोप का फंडा क्यों आ गया, यह क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखो बेटा, जब आप डिजाइन करते हो, डिजाइन में दो फंडे इंक्लूड होते हैं। अभी तक आपने एक पढ़ा, वैसे बेसिकली तो तीन होते हैं, वो थोड़ा तीसरा वाला फंडा मॉनिटरी हो जाता है, वो आप एज अ इंजीनियर अभी नहीं पढ़ते हो। आप जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग इकोनॉमी पढ़ोगे तब वो पॉइंट और ऐड हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या होता है, आप स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बीम सेफ होना चाहिए। वो आप कैसे सेव कराते हो, कैसे सेव कराते हो, जो स्ट्रेस जनरेटेड इन द बीम शुड बी लेस देन द स्ट्रेस कैन बी बेयर्ड बाय द मटेरियल। जो सिग्मा परमिसिबल होता है आप उससे कम रखते हो जो स्ट्रेस जनरेट हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है द डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप a beam can go should be in permissible limit। आप किसी रूम में गए या फिर आप किसी बिल्डिंग में गए तो वहां पे आप देख रहे हो कि बीम बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, बेंड करा हुआ है, ऐसा है, ऐसा शेप हो गया। आप कहोगे नहीं कि भाई, आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे अरे बीम तो गिरने वाला है, जो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो यूज नहीं होगा। इसलिए भले से वो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो, फिर भी आप साइकोलॉजिकली उसको अनसेफ ऑब्जर्व करोगे। आप सिविल इंजीनियर हो, आप तो एक बार को एनालिसिस करके निकाल के ले जाओगे कि भाई इसमें इतनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है, विद इन द लिमिट है, अरे ये तो सेफ है, मैं तो चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो अदर नॉर्मल पीपल है, वो स्ट्रेस स्ट्रेंथ फंडा कुछ नहीं जानते, एनालिसिस भी नहीं जानते। वो तो कहेंगे भाई बिल्डिंग गिरने वाली है, बीम में बहुत ज्यादा सैग हो गया है, बीम इज नॉट सेफ फॉर अस। तो उस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए भी डिजाइन में आपका स्लोप्स और डिफ्लेक्शन पे लिमिट लगा दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अभी कितनी है वो कैसे मेजर करेंगे। तो ये उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे पॉइंट आता है कि अभी कितनी है, अभी कितनी है वो निकालते हैं। वो यूज होता है इस जो हमने पढ़ा, नेसेसिटी। देखो, टू क्राइटेरिया आर टू बी सेटिस्फाई फॉर द डिजाइन डिजाइन ऑफ बीम। पहला क्या है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा स्टिफनेस क्राइटेरिया। स्टिफनेस मतलब डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। As per strength criteria, the beam should be strong enough to resist the shear force and bending moment developed due to loading। भाई आपका लोडिंग की वजह से जो shear stress जनरेट हो रहा है या फिर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो रेस्ट कर। एज पर स्टिफनेस क्राइटेरिया, बीम शुड बी स्टिफ इनफ, इतना मजबूत होना चाहिए कि इट डज नॉट डिफ्लेक्ट मोर देन द अलाउएबल लिमिट ड्यू टू लोडिंग। अभी यहाँ पे दो हैं, जब आगे आप पढ़ेंगे वहां पे तीसरा क्राइटेरिया आएगा, द बीम शुड बी इकोनॉमिकल। आप बीम बना सकते हो, सेटिस्फाई कर रहा है 150 बाई 250 का साइज, आप 350 बाई 400 का बना दो, तब वो सेफ भी है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से भी सेफ होगा, स्टिफनेस से भी सेफ होगा। मतलब इकोनॉमिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फिजिबल नहीं है वो। आपको ऐसा मटेरियल, ऐसा डिजाइन करना है दोनों को सेटिस्फाई भी करे और इकोनॉमी भी मिनिमम हो। तो यहाँ पे अभी दो क्राइटेरिया है, जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाता है। तो आपने देख लिया कि भाई क्यों निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तीन चार मेथड होते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप डिफ्लेक्शन, पहला है मोमेंट एरिया मेथड। ये आपका मेथड जो है, जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला चैप्टर पढ़ा उसी पे बेस्ड है। इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है,
उसके ब्याह पे आप डिफ्लेक्शन निकालते हो। दूसरा है डबल इंटीग्रेशन मेथड, जिसको भी इंटीग्रेशन आता है उसके लिए बहुत इजी है। तीसरा है मिकॉलेज मेथड। इसमें कौन सा मेथड, फर्स्ट टू मेथड्स आर सुटेबल फॉर सिंगल लोड, मतलब या तो यूडीएल हो या फिर पॉइंट लोड हो, एक ही लोड लग रहा हो। वेयर मिकॉलेज सेवरल लोड्स, मल्टीपल लोड्स लग रहे हो मैकॉले के लिए। सर आवाज ब्रेक होने लग गई है। अब आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर हुई अब? हाँ सर अब क्लियर हुई। ठीक है बेटा। तो आपने तीन मेथड हैं, तीन मेथड में से आपको पहला वाला बता देंगे कि बेंडिंग पे है। वैसे आपके में डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कैसे आते हैं वो आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा यहाँ पे, इससे आपका जेई वेई के जो टारगेट कर रहा है वो कर ले। ठीक है, एक आइडिया दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, मोमेंट एरिया मेथड को मोर्स थ्योरम भी कहते हैं। मोर्स थ्योरम क्या कहती है, मोर्स थ्योरम क्या कहती है, जो आपने इन मतलब जो इतना सारा लिखा है इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं कि आपका जो बीम दे रखा है और लोडिंग दे रखी है, उसमें आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। जैसे ये पॉइंट लोड आगे वाला, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए अगर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, उसका बेंडिंग मोमेंट आपने सपोज ये पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ई आई से डिवाइड करो, उसके स्टिफनेस से। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ई आई से डिवाइड करोगे तो आपका एम ओवर ई आई डायग्राम हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट क्या, मोमेंट ओवर ई आई डायग्राम आ गया। इसमें आपको अब जहाँ पे डिफ्लेक्शन चाहिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये एरिया इंटू इसका सीजी की डिस्टेंस, एम ओवर ई आई का डायग्राम का एरिया इंटू सीजी की डिस्टेंस इस एरिया की, वो आपका डिफ्लेक्शन देगा इस पॉइंट पे। अगर आपको इस पॉइंट पे वो चाहिए वो स्लोप, तो इस एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया। तो इन शॉर्ट क्या है कि जब आपको स्लोप निकालना है, एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया निकालो, और जब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, एम ओवर ई आई डायग्राम का मोमेंट निकालो। मतलब एरिया निकाल के उसकी सीजी से मल्टीप्लाई करो। सीजी की डिस्टेंस कहाँ से होगी, जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। इस ट्राइंगुलर शेप की सीजी की डिस्टेंस यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। कहाँ से लेंगे, जहाँ पे आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे फ्री रेंज। यही बताया गया आपको। देखो थीटा क्या बताया, एरिया इंटू ओवर ई आई डायग्राम, थीटा वही आया। और तो मोमेंट क्या बताया था, वाई डिफ्लेक्शन क्या था, एरिया इंटू सीजी की डिस्टेंस। एक्स बार क्या है, उस एरिया की सीजी की डिस्टेंस ओवर ई आई। ठीक है, ये एरिया उसने दिया हुआ, एरिया एम डी एक्सपेक्टेड निकाला, इंटीग्रेशन का फंडा है। अब मैक्सिमम की बात होती है। मैक्सिमम के लिए कहाँ पे आता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड मिड पॉइंट पे आता है, तो ये आप निकालेंगे वाई मैक्स का फॉर्मूला आ गया, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। ये आपको वाई मैक्स के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपके जेई में डायरेक्ट पूछता है, एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी लोग कंफर्म करें आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, या सिर्फ उनको प्रॉब्लम हो रही है, बताओ बेटा। आवाज क्लियर है सर, बट पीछे से कुछ आवाज बैकग्राउंड में कुछ नॉइज। सर कुछ बैकग्राउंड की अच्छा, ये इसका फैन ऑन है। ठीक है, अब क्लियर आ रही है।
नो सर। बोलो सर। अब आ रही है क्लियर? आ तो रही है सर, वॉइस तो आ रही है। ठीक है यार, देखो थोड़ा चलाओ, देखते हैं देखो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी सही आ जाए। तो आपको ये फॉर्मूले आपके ग्रुप पे शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, वाई मैक्स वगैरह सिंपली सपोर्टेड केस में, अलग अलग केस में आपके निकालने पड़ते हैं। जैसे मैं कैंटिलीवर में बता रहा था, कैंटिलीवर में आपका पॉइंट लोड लग रहा हो सब एंड पॉइंट पे, तो कैसे निकालते हैं? ट्रायंगुलर शेप ऐसा बनेगा। आप इसको देखो, फॉर्मूला ड्राइव करके खुद देखो। मैंने बोला थीटा आपके पास टेबल है, आपके पास गिवन है, आपका इसको डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे इसका? हाफ एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ के बेस, बेस कितना होगा? एल, एल हाफ बेस मतलब एल, और हाइट कितनी होगी? डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एल ये एरिया आ गया। इसका ई आई से डिवाइड करते हैं, ई आई डायग्राम हो जाएगा। ए ओवर ई आई डायग्राम बन गया। उसका सी जी यहाँ से देखना है, यहाँ से कितना? 2l/3 मल्टीप्लाई कर दिया WL3/3 EI। यही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है इन कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। आप इसका स्लोप निकालो, इसका एरिया, एरिया ये स्लोप हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बताओ, आगे बढ़ें फिर। सर हाँ सर बोलो। ई आई क्या है? ई आई है, ई है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ यस सर। इनर्शिया ऑफ द बीम, एम ओ आई। जो ई होता है, आपने यंग्स मॉडुलस स्टील का पढ़ा, यस सर। वही है यंग्स मॉडुलस। अब आवाज क्लियर हो गई होगी देखो। यस सर। हाँ सर। यस सर। फैन वगैरह सब ऑफ था ना, इसलिए पीछे की फैन की जो लैपटॉप का फैन है उसकी भी आवाज कैच कर रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन। ये बीम का सेक्शन होगा, ये सपोज रेक्टेंगुलर हुआ, इसका एमओआई क्या बात। ठीक है, क्लियर है? ई आई यस सर। कंबाइन कर दे तो उसको स्टिफनेस बोलते हैं। ई आई मल्टीप्लाई कर दें तो उसको स्टिफनेस बोलते हैं। उसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन पर इंटू एम एम स्क्वायर। ये किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में होता है, ये एम एम की पावर 4। मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है? न्यूटन एम एम स्क्वायर। उसको स्टिफनेस कहते हैं, ई आई को स्टिफनेस कहते हैं, कंबाइंड टर्म। ठीक है, स्टिफनेस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यूडीएल लग रहा हो तो क्या केस बनेगा? यूडीएल का आपको एरिया पता होता है, पैराबोला का 2 1/3, 1/3 क्या होता है? 1/3 WL। यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है, कुछ देख लेना। ये पॉइंट लोड और ये तो पॉइंट लोड के निकाल रखा है। डिफरेंट डिफरेंट ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद है तो आपका स्लो डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर निकल जाएगा इजीली। ये पूछेगा भाई, कोई केस दे देगा कि भाई बीम है जो पॉइंट लोड को सब्जेक्टेड है, उसमें मैक्सिमम स्लोप बताइए और कहाँ पे होती है ये बताइए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए, कहाँ पे होती है वो बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सेंटर पे होता है जहाँ पे लोड के नीचे मिड स्पान पे लग रहा है तो मिड स्पान पे होगा, और स्लोप जो होता है सपोर्ट पे होगी। इसको रिफ्लेक्टेड शेप ऐसी कुछ बनती है। तो आपको दिख ही रहा है कि भाई रिफ्लेक्टेड शेप की वजह से स्लोप जो आएगा वो मैक्सिमम सपोर्ट पे ही आता है।
और एक पॉइंट और याद करने का है आपका, जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, वहां पे स्लोप 0 होती है। क्या बोला मैंने? सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रहा है वहां पे स्लोप आपकी 0 होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका टेंजेंट बना हुआ है, टेंजेंट ऐसा बनेगा कुछ, स्लोप हॉरिजॉन्टल ही हो जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल नहीं रहता। तो यहाँ पे अब कोई पूछे कि व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू अ पॉइंट लोड एट सेंटर, तो आप 0 कहोगे। यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये याद होना चाहिए। 5 ये आपका WL3/48 EI, और यहीं पे आपका पॉइंट लोड कैंटिलीवर का WL3/3 EI। और 5 ये याद करने का तरीका है आपका, यहाँ पे 5/384। अच्छा, आपके में अभी फिक्स्ड बीम नहीं आया। फिक्स्ड बीम में यही लोड आपका 1/5 हो जाता है, मतलब यही आपका फिक्स्ड बीम होता तो WL4/384 EI। ये आपका दे रखा है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 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 4-5 तो याद होना चाहिए। अब आपके में क्वेश्चन सिर्फ एक लोड लग के नहीं आया, आपके में क्वेश्चन आएगा जैसे अभी वाला। पहले तो क्वेश्चन देते हैं। पहले क्वेश्चन है रोल्ड स्टील जॉइस्ट इतने बाई इतने का 150 बाई 450 simply supported at ends of end span is 5.3 carries a concentrated load of 100 किलोमीटर एट मिड स्पान, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट सेंटर। भाई क्या बोल दिया उसने? सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉन्सेंट्रेटेड लोड है मिड स्पान पे, तो हम इस टेबल पे आएंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉन्सेंट्रेटेड लोड है मिड स्पान पे, उसने पूछा है डिफ्लेक्शन निकालो, क्या होगा? WL3/48 EI। उसने स्टील बोल दिया। स्टील का अगर ई नहीं भी दे रखा होता, ये आपको याद होना चाहिए। स्टील का होता है 2 × 10⁵ इन केस नहीं दे रखा हो तो। आपके जेई के एग्जाम में स्टील बोल देगा तो ई नहीं देगा, ई देगा तो स्टील नहीं बोलेगा। अब बोलता जॉइस्टॉक, वो आपको खुद पता लगाना है कि कौन से टाइप का है। अब उसने सब कुछ दे दिया। अब आपको ई आई चाहिए पहले, तो उसने बी और डी दे दिया। आपने WL3 से आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद आपने ई पता लग गया। आपने इस फॉर्मूले में सारी चीजें उठा के देख ली। 100 किलोमीटर को न्यूटन में कन्वर्ट किया, 10⁵ हो गया। भाई ये 10⁵ कैसे हुआ सबको पता है ना। किसी किसी को यही नहीं पता कि आप 10,000 को 10⁴ भी लिख सकते हो। इसके 3 जीरो, इसके 2 जीरो, किलो के 3 जीरो, 5 जीरो हो गए टोटल। क्लियर है? ये बोलो, किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। नो सर। में से कुछ लोगों को है ये डाउट, डाउट पूछ रहे थे। आंसर आया था 113,443, उसने लिख दिया 1.13 × 10⁵। तो कह रहे हैं सर इसको कन्वर्ट कैसे कर लिया ऐसे? हमारा ऊपर वाला आंसर तो आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा है। वो चीज बेटा देखिए थोड़ा। देखिए W क्या है यहाँ पे? 100 किलो न्यूटन है। 100 के 2 जीरो, किलो के 3, तो 10⁵ L आपका आ गया। इस mm में कन्वर्ट कर लिया। मीटर दे रखा है, mm कन्वर्ट 10⁵3 से मल्टीप्लाई हुआ 5300 क्यूब गया। 48 ई हमें दे रखा है, ई पुट किया, आई निकाला आपने, ये निकाल लिया। ये इसको mm में सब कुछ इसलिए कन्वर्ट कर लिया, डिफ्लेक्शन बहुत कम आता है, mm में ही विजिबल होगा, मीटर में विजिबल नहीं होगा वो। ये आ गया डिफ्लेक्शन। अब आते हैं आगे। अब ये कैंटिलीवर वाला, ये एक और कैंटिलीवर बीम दे दिया उसने सब्जेक्टेड टू यूडीएल। उसने यूडीएल तो दे रखा, मगर यहाँ पे लोड टोटल दे रखा, आपको यूडीएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कैसे? कैसे? उसको लेंथ से डिवाइड करके 200/3, या फिर WL की वैल्यू दे रखी है उसने। तो आपके इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आता है? WL/4/8 EI। उसने डायमेंशन दे रखी है उसकी बीम की, दे रखी है नहीं दे रखी है?
क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। कहाँ दे रखी है बताओ? नहीं दे रखी। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अ टिम्बर कैंटिलीवर बीम इज 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लंबा है, इज लोडेड विद a UDL of 200 kilonewton total. It is desirable that end of the cantilever is to be raised to its original level before loading. To achieve this, upward P force is to be applied. यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका यहाँ पे P लोड लगा के मैं जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उससे बराबर कर दो। यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम लग गई। सुपरपोजिशन थ्योरम से मतलब एक बीम, दो बीम हो गए। एक बीम है आपका जिसमें आपकी लोड लग रहा है डाउनवर्ड यूडीएल, ये वाला केस। दूसरा हो गया नीचे से पी लोड लग रहा है। वो पूछ रहा है वो पी लोड कितना लगाएं जिससे ये यहाँ पे एंड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो अगर ये वाला बीम है यूडीएल को सब्जेक्टेड है तो आपका डिफ्लेक्शन ये होता है। पॉइंट लोड लग रहा हो एंड पे तो आपका PL3 होता है, PI होता है। तो दोनों बराबर होंगे तभी तो ओरिजिनल शेप पे आएगा। एक नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों को बैलेंस कर दें तभी तो ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। वो आएगा नहीं आएगा? आपने इस पॉइंट को 2 मीटर आगे बढ़ाया, 2 मीटर वापस मूव कराओगे तभी तो 0 पे आएगा वो। यस सर। ठीक है। जैसे आप घर से कॉलेज आते हो, आपको घर जाना, कॉलेज से घर जाना पड़ेगा, रिवर्स में वही है। तो पूछ रहा है कि यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल की वजह से एंड पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन आया, उसको मैं पॉइंट लोड लगा के नीचे से धक्का लगा के उसको बैलेंस करना चाह रहा हूँ पी लोड लगा के। तो उसने पी लोड लगा दिया, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आ गई। ये दोनों इक्वल हो जाए तो मेरा वो केस बन जाएगा। तो उन्होंने इक्वल कर दिया, उसने शेप पे लाने के लिए इक्वल कर दिया। ई आई दोनों बीम मटेरियल सेम है और आई बीम भी सेम है, तो कट जाएगा। तो आपका पी की वैल्यू निकालनी, एल से एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, डब्ल्यू एल बचा। डब्ल्यू एल की वैल्यू क्या आपको दे रखी है 200 किलोमीटर। 200 किया, मल्टीप्लाई किया, आपका इतना लोड मैं नीचे से ऊपर डायरेक्शन लगा दूं तो मेरा बीम में जो डिफ्लेक्शन आता है एंड पॉइंट वो 0 हो जाएगा। अगर यूडीएल लग रहा है तो क्लियर है? बोलो क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे अब केसेस ऐसे ही बनेंगे। आपको ये टेबल याद करनी है, मगर सिंपल ये उठा के नहीं देगा वो कि भाई ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। वहां पे केस बनेंगे ऐसे इन कॉम्बिनेशन। ये बीम दे रखा है आपको, उसने आपको यूडीएल लगा दिया होगा उसने, यहाँ पे पॉइंट लोड भी लगा देगा। एक यूडीएल वाला केस, पॉइंट लोड वाला केस। फिर या फिर कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में यूडीएल भी दे देगा, पॉइंट लोड भी दे देगा। ठीक है। या फिर पॉइंट लोड सेंटर पे ना लगा के इधर उधर लगा देगा, ये वाला केस बना देगा। तो दो केस बन रहे हैं। अगर दोनों लोड की डायरेक्शन सेम है तो डिफ्लेक्शन आप इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक बीम यूडीएल के वजह से प्लस एक बीम पॉइंट लोड की वजह से। दो केस आपके बन गए, इन दोनों को मिला दे तो एक केस बन जाएगा। तो आप पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, दोनों को ऐड कर दो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये तभी पॉसिबल है जब विद इन द इलास्टिक लिमिट हो, और हम हमेशा जब भी एनालिसिस करते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट ही करते हैं। क्लियर है? तो आपका यहाँ ये दोनों का ऐड, जैसे आप इसमें देखो इन्होंने कैंटिलीवर बीम है, उन्होंने यूडीएल लगा दिया और पॉइंट लोड भी लगा दिया। अब पहले पॉइंट लोड का निकाल लो, फिर यूडीएल का निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। अब तो ये पूछ रहा है कि सिंपली सपोर्टेड हो, सिंपली सपोर्टेड में लगा दो। यही केसेस बनेंगे। निकोले आपका सिलेबस में तो नहीं है, अगर जेई में पूछा जाता है। डिस्कस करना है तो बोल दो, मैं कर लेता हूँ न्यूमेरिकल से। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये जो टॉपिक है सिर्फ इसी पे, ये टेबल पे ही बेस्ड है पूरा। ठीक है, टेबल पे ही बेस्ड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के पूछता रहेगा वो।
बोलो, मैकॉले वाला सर कराना? रहने दे, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। चलो ठीक है, वाले वाला देख लेंगे। मैं फिर भी शेयर कर दे रहा हूँ, जिसको डाउट हो तो अलग से पूछ ले। मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में नहीं, जेई वाले एग्जाम में। जिसको पढ़ना है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं पढ़ना तो यहीं तक आपका सिलेबस है, कर लेना। इसके अब न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देना, न्यूमेरिकल नहीं आए फिर आप पूछना, ठीक है। पहले तो बैठ के ये 2-3 बार लिख लेना है, ये वाले लिखना याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे तो फिर आप बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है 2-3 मिनट है, पूछ लो। इसका वेटेज भी कम ही है, 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे छोटे छोटे। यस सर, 5% का वेटेज। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना कॉलम बीम वाला पढ़ेंगे, तो मंडे को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्लास थी छोटी सी। इसमें किसी को कोई डाउट है, स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, पूछ लो। क्यों जरूरी होती है, मैंने क्लियर कर ही दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, वैसे है नहीं, कैसे आता है, एक रफ आइडिया है। बेंडिंग मोमेंट का यूज हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ठीक है। शेयर बेटा, अटेंडेंस भेज देना। बाकी जिसको डाउट है तो पर्सनल में पूछ लेना मैसेज करके। उसके न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दो, आप देखोगे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, हो जाएंगे इजीली, ठीक है। ओके सर।